Hello and welcome to your Son YouTube channel. I am Kajal Upadhyay. Hope you all are good. So in previous class, we have studied about the salient feature of the Indian Constitution. In this class, we will study the sources of Constitution or the sources of Indian Constitution. The sources which were used in making of Indian Constitution. As I told you, there were more than 60 constitution we have read, our Constituent Assembly read during the making of the Indian Constitution, and the major sources we have adopted it from the many constitution of the world here. So let's start. Sources of Indian Constitution. The first source is Government of India Act. That is Government of India Act 1935. एज आई मैनी टाइम टोल्ड यू कि ये सबसे बड़ा एक्ट था जिससे हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया है, लिया है। और जो जो पार्ट इससे लिए हैं उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या है? फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर ऑफिस आपने इस एक्ट में देखा होगा, जब मैंने 1935 का एक्ट पढ़ाया था आप लोगों को, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाया था कि गवर्नर का जो ऑफिस होता था वो क्या करता था, प्रोविंशियल लेवल पे वर्क करता था। अब वो कन्वर्ट होकर स्टेट लेवल पे करने लगा, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर। दूसरा जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, हमारे यहाँ लॉ का एस्टेब्लिशमेंट नहीं था बिफोर कमिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो लॉ है हमारे यहाँ पे वो स्टेब्लिश हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरह से 1937 में, बल्कि 1935 के एक्ट में बोला गया कि एक फेडरल कोर्ट आप बनाओ, और 1937 में एक फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश भी हुआ था और आरबीआई भी बना था। आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो जुडिशरी ने जो स्ट्रॉन्ग जुडिशरी की जो शुरुआत मानी जाती है वो इसी एक्ट के थ्रू मानी जाती है। बाकी कैसे कैसे जुडिशरी में हमने क्या क्या शामिल किया वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ से वो कॉन्सेप्ट लिए, ठीक है। पीएससी सॉरी यूनियन, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। देखो मैंने बताया था कि 3 तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन इन्होंने सजेस्ट किए थे, यूनियन, स्टेट और जॉइंट। तो जॉइंट का तो अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनियन का है और स्टेट का है। आप सभी को इस बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी जैसे कि बताया, एक ही बार मतलब स्टेट में तो हमारे यहाँ लगती रहती है, बट नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो अगर कुछ भी ऐसा होता है कि अटैक की वो है, या इनर कुछ मतलब इनर पीस क्या है, भंग हो चुकी है, या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इमरजेंसी को सेंटर लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है, पूरे देश में भी और किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, यानी जो ये पब्लिक सर्वेंट चूज किए जा रहे हैं, खासतौर पर इस बात की अगर बात की जाए तो ये कैसे कैसे, ये किस लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है आईएएस। कैसे कैसे वर्क करेंगे, उसका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चेयरपर्सनशिप होगी वो किसकी होगी। जैसे कि आप मतलब आप बात कर ले, सेक्रेटरी हो जाते हैं, उससे पहले जनरली आईएएस, बाद में तो सेक्रेटरी बनते हैं, डीएम, एसडीएम, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इसका बार बार मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। अमेरिका में कौन सा है, सीनेट है, वो हमने नहीं लिया। वहां से सिर्फ मतलब वहां से नहीं, प्रेसिडेंट का पद तो अलग ही लिया क्या, लेकिन हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ यूएस का और ब्रिटेन का मिला जुला मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। याद रखना इसमें डेमोक्रेटिक जो हमारा वो होता है पीएम, उसका उसका क्या होता है, उसको मेन माना जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, ठीक है, पीएम के कैबिनेट को। चलते हैं आगे, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने का जो भी प्रोसीजर होगा लेजिस्लेचर के माध्यम से, वो कहाँ से लिया, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था
कि पूरे देश की एक ही सिटीजनशिप होगी, राज्यों की और देश की अलग-अलग हो, जैसे कि बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसा नहीं है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। कैबिनेट सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री ऐसे सुना होगा ना, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मतलब जो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में उसकी जो कैबिनेट है, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि सेंटर में जो कैबिनेट है या स्टेट में जो कैबिनेट है, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के थ्रू, लेजिस्लेचर के थ्रू जो चुन के आए हैं, उनको क्या बोला जाता है, कैबिनेट सिस्टम बोला जाता है। कोई मंत्री ये काम कर रहा है, कोई ये, मतलब उनके काम क्या है, अलग अलग एग्जीक्यूट करके बांट दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। प्रीरोगेटिव रिट्स, मान लो कि अगर कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट कह रही हूँ, सॉरी, जुडिशरी के अकॉर्डिंग अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका वायलेशन होता है किसी भी कारण से, ठीक है, तो उस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ रिट्स जारी करता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रीरोगेटिव रिट्स। ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और बाइकैमेरलिज्म, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें दो सदन होंगे, ठीक है। एक हमारा है, जैसे कि सभी को पता है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है सेंटर में, तो इसी को बोलते हैं बाइकैमेरलिज्म, ठीक है। दो अलग अलग जो कैबिनेट जो पार्लियामेंट है उसको दो अलग क्या बांटा गया है, ग्रुप में बांटा गया है, और दोनों मतलब एक दूसरे के लिए आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल की तरह भी काम करते हैं, आपस में कोऑपरेटिव बॉडी की तरह काम करते हैं दोनों ही, ठीक है। तो बाइकैमेरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इस टर्म का तो बार बार यूज हुआ है, हमारे यहाँ पे जो पहले एक्ट्स आए थे उनमें भी कई बार इसका यूज हुआ है, आपने 1935 में भी देखा होगा, 1919 में भी देखा होगा, ठीक है। अब चलते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, तो मेन जो चीज है फंडामेंटल राइट, ये आधार है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहाँ से लिए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, कि जो कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, जुडिशरी के मैटर में क्या है, पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जब कब, जब जुडिशरी किसके दायरे में काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके काम कर रहा है, ठीक है। तो जुडिशियल जो जजमेंट होंगे वो लास्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो होगी वो लास्ट होगी, उसको रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों से अलग है जुडिशरी, इन दोनों के जो लॉज हैं वो जुडिशरी पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। अब बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी जो कानून बन रहा है या कुछ भी है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आज तक भारत के किसी भी प्रेसिडेंट पे सम्मान की बात है, इम्पीचमेंट नहीं लगाया है। ये इम्पीचमेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति को 20 काल में ही उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको इम्पीचमेंट या महाभियोग बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो ये वो होता है। अभी तक इंडिया में तो लगा नहीं है ये, अमेरिका से लिया था, अमेरिका में भी पहली बार डोनाल्ड ट्रंप पे लगा था जब डोनाल्ड ट्रंप को हटा के जो बाइडेन आए थे, ठीक है। ये होता कैसे है, जब हम इस पे पहुंचेंगे तो कराएंगे, प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे जब हम। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाना है, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। याद रखना इनका नाम एक साथ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो इनकी सैलरी होती है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, मतलब इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि जो पैसा इकट्ठा है, कि इनके लिए गवर्नमेंट बजट नहीं बनाती है, इनके पास डायरेक्ट पैसा जाता है। ये बात आप याद रखना, सीएजी हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इनके पास में ना, ठीक है। चलते हैं आगे। और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्राइस है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसको वीडियो को ना आप 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको बार बार, क्योंकि इन चीजों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लिंक करके ना, जो चीज जहाँ से ली गई है, मैं जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना इन चीजों के बारे में, ये चीज ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, तब भी बताऊंगी मैं इनको आपको, ठीक है। तो इसको 2-3 बार सुनना एक तो वीडियो को, और दूसरा जब ये रिपीट होंगे तो आपको आराम से फिर ये क्या है याद हो जाएगा, क्योंकि नाम याद रखना और चीजें कहाँ से लिए ये थोड़ा सा लिल बिट डिफिकल्ट रहता है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमसे याद नहीं हो रहा और इसकी ट्रिक क्या है। देखो,
शॉर्ट ट्रिक से बेटर है कि आप जिस चीज का जिक्र हो रहा है ना उसके बारे में पूरा पढ़ो, आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे कि भाई रूल ऑफ लॉ क्या है और सिंगल सिटीजनशिप क्या है। जब ये पता चलेगा तो वो कहाँ से ही आपको डेफिनेटली वो पता चल जाएगा। अब तो जो जो चीजें हैं इन सब के बारे में इनसे रिलेटेड चैप्टर आएंगे पॉलिटी में, और जब हम इनको इन डेप्थ पढ़ाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये वहां पे याद आने वाला है। तो इसको तो सिर्फ एक मतलब ऐसे थोड़ा सा आप मेमोराइज रख सके इस वजह से मैं बता रही हूँ कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। ठीक है, 2-3 बार इसको सुनना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ आप लोगों को। जब ये चीजें आगे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, तब उस टाइम पे जो मैं आज बताऊंगी आपको याद आएगा, अच्छा ये वहां से बताया था। ठीक है, तो फिर आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, है ना। चलते हैं आगे। तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मैंने बताया आपको, वाइस प्रेसिडेंट याद रखना, राज्यसभा जो होता है हमारा अपर हाउस जो होता है उसके चेयरपर्सन की तरह काम करते हैं। ठीक है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा ये एज अ चेयरपर्सन काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब कि जो गवर्नमेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, इसके वेलफेयर एक सोशली और सोशलिस्टिक और लिबरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए वो डीपीएसपीज के अंडर आते हैं। अभी जैसे मैं बात करूं, मैंने लास्ट क्लास में फिर से डिस्कशन किया था ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी थोड़ी सी आपके लिए। ये अभी उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है ये मतलब अच्छा मुद्दा है करंट का, और करंट पे भी मैं सोच ही रही हूँ कि आपके लिए काम कर ही रही हूँ मैं, कि कम से कम मैं इस मंथ का तो पूरा नहीं शायद ला पाई मैं, पर आगे से कोशिश करूँ फरवरी का पूरा मंथ का कंपाइलेशन, और फिर वीकली चले डेली बेसिस पे भी मैं कोशिश करूंगी। एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं भी बीमार थी और बच्ची भी बीमार है, और मुझे क्या है अकेले उसको हैंडल करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, बट मैं जल्दी ही अपनी स्पीड को थोड़ा सा फिर से अप करूंगी। सो भी डोंट वरी, है ना, किसी भी चीज को लेके। तो चले आगे। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी गवर्नमेंट कुछ भी वेलफेयरिक पर्पज से जब लॉज लेके आती है इनके अंदर लेके आती है। उसके बाद में नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, याद रखना नॉमिनेशन टर्म यूज हुई है। दो चीजें होती हैं, मैंने पहले भी समझाया, एक इलेक्शन एक नॉमिनेशन। तो इसमें यहाँ स्पेस नहीं बचा था तो मैं दोबारा मिटा के लिखूंगी। नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आया है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, इलेक्शन टर्म भी यूज होगी राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में वैसे 2/3 जो लोग होते हैं हर 6 साल में वो नॉमिनेट होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्टेड भी होते हैं। तो जो वो इलेक्टेड होते हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखना नॉमिनेशन आयरिश से और इलेक्शन साउथ अफ्रीका से। फिर रिपीट कर रही हूँ, नॉमिनेशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इलेक्शन साउथ अफ्रीका से। आएगा ये, तो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा आयरिश और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, कंफ्यूज नहीं होना है नॉमिनेशन और इलेक्शन में कभी बोलो ये मैम ने तो नॉमिनेशन जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में कराया था, ये साउथ अफ्रीका में रिपीट कैसे हो गया। तो ध्यान देना टर्मिनोलॉजी पे, यहाँ नॉमिनेशन की बात चल रही है और वहां इलेक्शन की चलेगी। चलते हैं आगे। ठीक है, तो इनका जो नॉमिनेशन होता है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इसका मेथड कहाँ से लिया है, वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। भाई हमने जिनको चुना है वो मिलके क्या करते हैं, वोटिंग होती है, स्टेट और जो सेंटर की जो मतलब लेजिस्लेचर है या जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है आपस में मिलके क्या करते हैं ऐसे समझ लो एमपी एमएलए के थ्रू इलेक्शन होते हैं, जो किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वो कैसे चुनते हैं उसके लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई होती है, जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तब मैं आपको कराऊंगी। आगे चलते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, एक दिन अब फेडरल स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब फेडरेशन तो बना रहे हो आप, ठीक है, फेडरेशन तो है इंडिया, फेडरेशन टर्म भारत में यूज कहीं नहीं है, ये याद रखना, यूनियन टर्म यूज है। ठीक है, कि इतने सारे स्टेट है उनपे सेंटर काम कर रहा है, सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया है, कैनेडियन कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या आप अलग नहीं कर सकते देश से अपने आप, आपको जो भी करना पड़ेगा सेंटर के दायरे में, और टाइम आने पर सेंटर इमरजेंसी भी लगाता है। तो 1975 में ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन
ठीक है। और जो है वो जो रेजिडुअरी पावर है वो किसके हाथ में होती है, सेंटर के हाथ में। ठीक है, सारी जो शक्तियां हैं उनका मेन जो पावर होगी, मतलब स्टेट को कुछ चीजों की अथॉरिटी नहीं है खुद को अलग करने की, अपना अलग संविधान बनाने की, पहले जम्मू कश्मीर का था वो भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, पता ही है आप लोगों को, सेंटर करता है। ठीक है, सेंटर ही अपॉइंटमेंट आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, सेक्रेटरी जो बड़े बड़े पद से रिटायर होके जाते हैं उनको बाद में क्या बना देते हैं, गवर्नर बना देते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। अब बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखो मैंने बोला कि जुडिशरी जो है ना, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब उसका जो जुरिडिक्शन आता है कि कहां तक सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है वो लागू होता है। मान लो डीपीएसपी में ये कोई कानून बनाते हैं, उसमें कोई कानून ऐसा बन जाए जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को हिट कर दे। ठीक है, तो ऐसे टाइम में ये क्या है, तब ये चैलेंज करेगा, वरना ये चैलेंज नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में डीपीएसपीज नहीं आते हैं। फंडामेंटल राइट को लेके अगर कोई कानून बन गया, तब सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी क्या है, प्रोटेक्शन करेगी किसका, फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो ये हो गया जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट, देखो 1935 में ना एक जॉइंट लिस्ट की बात की गई थी, लेकिन हमने ज्वाइंट लिस्ट का टर्म चेंज करते हुए कॉन्करेंट कर दिया। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, तीन तरह की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट पे अभी जब मैं शेड्यूल्स पढ़ाऊंगी तो मैं समझाती हूँ आपको डिटेल में क्या होता है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट पे कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पे दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि भाई अडानी है, अंबानी है, और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जिनको ट्रेडिंग की क्या है, फ्रीडम है। अगले बार में, क्योंकि ये भी अप करता है स्टेट को। अब आगे बात करते हैं जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस। कौन से टू हाउसेस की बात चल रही है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, दोनों की एक जॉइंट सीटिंग जब होती है, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, देखना इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और जब फंडामेंटल राइट सस्पेंशन होता है इमरजेंसी में, उसका कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया था, याद रखना ये बात। ठीक है, सबसे पहले हिटलर ने क्या किया था, देश में इमरजेंसी लगा के लोगों के फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए थे और वहां से यहूदियों को भगा दिया था, ये पता ही होगा आपको। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट की अगर बात की जा रही है, 1975 में अभी तक एक ही इमरजेंसी लगी है हमारे यहाँ पे, उसमें ये सारे छीन ले गए थे। हालांकि बाद में अमेंडमेंट हुआ और उसमें बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के दौरान भी कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड मतलब जीने का अधिकार, और कहने का मतलब, और आर्टिकल 20 कहता है कन्विक्शन के लिए कि अगर आपको जेल भेजा जा रहा है तो आपको क्यों भेजा जा रहा है वो जानने का अधिकार, और कोर्ट में अपने बारे में बताने का अधिकार। और आपको फोर्स नहीं करेगी पुलिस। 20 और क्या कहता है कि आपको ना पुलिस फोर्स नहीं करेगी, या कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि आप अपने जुर्म को अपने मुंह से कबूले। ठीक है, वो थर्ड डिग्री विग्री देते हैं, वो सब आपने सुना होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने ही खिलाफ सबूत पेश करें। ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है। ठीक है, इसकी फ्रीडम कौन देता है, आर्टिकल 20 देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जर्मनी हो गया। अब सोवियत, इसको यूएसएसआर, अभी तो रशिया है हाल में, सोवियत रूस। ठीक है, पहले इसको यूएसएसआर बोला जाता था। ठीक है, तो अब नहीं है, ये फॉल डाउन हो गया था 1991 में। तो इससे हमने क्या क्या लिया था उस टाइम पे, फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रखना ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन था
फॉर्मेशन के टाइम नहीं थे। 1976 में 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, पहले हमारे संविधान में नहीं थी। तो ये यूएसएसआर से लिया गया था उस टाइम पे, अभी इसको बोलते हैं सोवियत रशिया। ठीक है, इसके बाद अलावा क्या लिया है हमने, ड्यूटीज आपको बताई है क्या है। नॉर्मल तो बच्चों को भी पता होता है कि रेड लाइट पे क्या है, जंप नहीं करनी है, हेलमेट पहन के चलना है, ऐतिहासिक जो धरोहर है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, थूकना नहीं है, तिरंगे का सम्मान करना है, ठीक है, राष्ट्रगान को सम्मान देना है, खड़े होना है, ये सब चीजें हैं। आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल, देखो आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस की आइडियोलॉजी जो है वो किससे लिया हमने, वो भी वहीं से लिया, ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशियो। जब आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी क्या होता है ये आइडियल ऑफ जस्टिस। थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे, इन सब आधार पर क्या अन्याय, ठीक है, मतलब इनके आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए न्याय मिलने। आपकी सोशल कंडीशन क्या है, मान लो आप, पहले क्या होता था कि भाई कोई डिप्रेस क्लास से आ रहा है तो उसके साथ में इनजस्टिशिएबल हो गया, उसको उस हिसाब से जस्टिस नहीं मिली जिस हिसाब से हाई क्लास बंदे को मिल रही है। इकोनॉमी ठीक नहीं है तो हटाओ, तुम्हें तो कचरा ही समझ लो, तुम्हें तो न्याय मिलना ही नहीं है। पॉलिटिकल आधार पर, ठीक है, मतलब मान लो कि अब क्या है कि राजनीति का हिस्सा सब हो सकते हैं, बस उसमें योग्यता होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हो, सोशली वीक हो, इकोनॉमिकली वीक हो तो आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते। और भी मैं इसको डिटेल डिफाइन करूंगी जब हम प्रियम्बल पढ़ाएंगे, ठीक है। रिपब्लिक टर्म प्रियम्बल में फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। लिबर्टी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखना। प्रियम्बल में इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन प्रियम्बल, ये सारे शब्द जो लिए गए हैं कहाँ से, फ्रेंच से लिए गए हैं। रिपब्लिक क्या होता है पता है ना, देखो दो चीज होती है, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक, गणतंत्र बोलते हैं, और एक मोनार्क होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, ऊपर से रफ करते हुए चलते हैं। देखिए दो तीन चीजें होती हैं, देखो ये हो गया रिपब्लिक, ये हो गया डेमोक्रेटिक, ये हो गया मोनार्क। अब इसको समझना जरा, यूएसए, ठीक है, इंडिया, यूके, यूके। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, इंडिया, इंडिया में ये दोनों है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जब फर्स्ट जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन है हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक है, इलेक्टेड होता है। उस केस में क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट बोलने या नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है रिपब्लिक स्टेट। व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज इलेक्टेड तो रिपब्लिक स्टेट हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे है, अब यूएस में क्या है, सीनेट सिस्टम है, यानी प्रेसिडेंट का शासन चलता है पूरा, तो वो रिपब्लिक तो है, क्योंकि वहां पे है तो डेमोक्रेसी का ही एक रूप, रिपब्लिक भी, दोनों में ही इलेक्शन होना है, लेकिन दोनों में अंतर है, फर्स्ट पर्सन चुना जा रहा है और उसकी कैबिनेट चुनी जा रही है, तो वो यूएस में है। अब इंडिया में क्या है, फर्स्ट पर्सन तो होता है इलेक्टेड, ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे काम करती है वो पार्लियामेंट करती है, डेमोक्रेटिक करता है शासन काम। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट है हमारा, वो क्या है, इलेक्टेड हो गया, याद रखना, उसको बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद प्रशासन व्यवस्था कैसी है हमारी, डेमोक्रेटिक है, यूके की भी सेम है, यही से हमने लिया ये कॉन्सेप्ट, और इंडिया की भी सेम है, पीएम का शासन, पीएम है दोनों में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट पर्सन है मोनार्क, यूके में मोनार्क है फर्स्ट पर्सन, क्वीन किंग इन सब के बारे में सुना है ना, तो ये रिपब्लिक नहीं है, याद रखना। अमेरिका सिर्फ क्या है, रिपब्लिक है। यूके क्या है,
सिर्फ डेमोक्रेटिक है। इंडिया रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों है, ठीक है, लेकिन मोनार्क नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, हेरिडिटरी है, ठीक है। तो सक्सीड एक मतलब जो जनरेशन वाइज ही क्या है, दूसरे को सक्सीड करता है, वही मोनार्क बनता है। तो ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने जो लिया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और दो तीन चीजें रह गई हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नंबर 10 साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, अफ्रीकन, और नंबर 11 जापानीज। इनसे क्या क्या लिया है तो मैं बता देती हूँ। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, सॉरी, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, इलेक्शन, मैंने बताया था ना नॉमिनेशन के बारे में, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर, ठीक है, मेंबर, ठीक है। और जापान से हमने क्या लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर स्टेब्लिशमेंट बाय द लॉ। इसका क्या मतलब है समझाती हूँ आपको। देखो पहले ये समझो आप, अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के बारे में मैंने बताया था आपको। जब संविधान में कोई भी चेंज करना होता है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है कि ऐसे कुछ कुछ के लिए नॉर्मल वोटिंग चाहिए होती है, जो कैबिनेट है उसकी या पार्लियामेंट है उसकी, कुछ के लिए 2/3 चाहिए होता है, कुछ के लिए हाफ चाहिए होता है। तो मेजोरिटी के हिसाब से अलग अलग लॉज बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है तो उसमें 2/3 वोटिंग चाहिए होती है, याद रखना, ठीक है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। और मैंने इलेक्शन की बात बोली थी आपको, ये हमने राज्यसभा के मेंबर्स की, किसकी, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन की बात बोली, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अब बात करते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय द लॉ, इसका क्या मतलब है। जब कोई भी कानून बनेगा तो वो जो प्रक्रिया संविधान में दी हुई है, ठीक है, उसी प्रक्रिया के दायरे में बनेगा। उस प्रक्रिया से बियॉन्ड जो जाता है तो उसको कोर्ट भी चैलेंज कर सकता है और कुछ भी। तो कोई भी कानून जो बनाना है पार्लियामेंट को, तो वो किस दायरे में बनाएगा, जो प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वो आपको आज की क्लास समझ आई होगी। याद रखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस क्लास को 2 से 3 बार सुनना, लेकिन बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है कि ये तो याद नहीं रह पा रहा है या कुछ नहीं रह पा रहा है। आगे आगे इन चीजों को इन डिटेल पढ़ाया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा, पर तभी आएगा जब आप इसको 2 से 3 बार सुनेंगे, ठीक है। मैं चाहती तो जो पूरा सेकंड चैप्टर है उसको एक साथ लेके चल सकती थी, लेकिन आपको याद करने में क्या होती, दिक्कत होती, तो मैंने ऐसा नहीं किया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाले हैं इसकी शेड्यूल्स, और संविधान के जो पार्ट हैं 22 पार्ट्स मैंने बताए थे, अभी 25 है, वो उनको कैसे डिवाइड किया गया है उनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिनमें से कुछ पार्ट डिलीट भी किए गए हैं, रखे भी गए हैं, कैसे शेड्यूल्स बढ़ाई गई हैं, वो सारा मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में आपको, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं, थैंक यू।